हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छाबड़ा आज लेके आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का लेक्चर 4। तो आज हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स की, उन्हें हम देखते हैं। चलिए, बाइट ऑर्डरिंग कन्वेंशंस, मेमोरी एड्रेस बाय इंस्ट्रक्शंस, मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबलर और कंपाइलर्स क्या होते हैं, एंड सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। आप में से कई लोगों ने इनमें से कुछ चीज़ें पढ़ रखी होंगी पहले से, कि फिर भी मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो या एक गाइड वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, उन्हें आगे इन सब चीज़ों की टर्मिनोलॉजी से कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, आगे कुछ चीज़ें समझ में ना आए आगे, जिससे कि आपकी बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इसलिए हम पहले ही क्यों ना इन्हें क्लियर कर लें। इसलिए मैं एक सिंपल वीडियो है, अगर आपने पढ़ रखा है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं पढ़ा है तब भी आप एक बार ज़रूर देखिए, तो ज़रूर देखिए आप ये लेक्चर हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। सो बाइट ऑर्डरिंग कन्वेंशंस, मैनी डेटा आइटम्स रिक्वायर मल्टीपल बाइट्स फॉर स्टोरेज। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, एक ओवरव्यू हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि हमारी मेमोरी में हमारी जो एक इट इज़ लाइक एन एरे ऑफ सेवरल ब्लॉक्स वेयर ईच ब्लॉक हैज़ अ यूनिक एड्रेस। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैनी डेटा आइटम्स रिक्वायर मल्टीपल बाइट्स फॉर स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि ऐसे काफ़ी सारे स्टोरेज ब्लॉक्स या काफ़ी सारे डेटा आइटम्स जो होते हैं, वो स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट में मल्टीपल बाइट्स रिक्वायर करते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट डेटा ऑर्डरिंग कन्वेंशंस। अगर हमें एक बाइट एड्रेसेबल मेमोरी को या फिर एक बाइट एड्रेस को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के कुछ पर्टिकुलर कन्वेंशंस होते हैं, पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, या कहे कुछ तरीके होते हैं। तो दो तरीके उनमें से हैं, एक है लो ऑर्डर बाइट फर्स्ट, दूसरा है हाई ऑर्डर बाइट फर्स्ट। मान लीजिए एक 16 बिट नंबर हमने ले रखा है यहाँ पे ये, सो इट कैन बी स्टोर्ड एज ईदर। ये दो तरीके हैं इनको हम ऐसे कि स्टोर कर सकें। एक जिसमें हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो हमारा पार्ट होगा या हाफ होगा, वो हमारा लोअर एड्रेस पे आएगा, और दूसरा जिस पे हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो पार्ट होगा हमारा हायर एड्रेस पे आएगा। सो द टू कन्वेंशंस कैन बी नेम्ड एज, पहला है लिटिल एंडियन, दूसरा होगा बिग एंडियन। So in little endian the least significant byte is ordered at lower address followed by the most significant byte। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एड्रेस जो होगा 16 बिट हो, 8 बिट हो, उन सब को हमारे स्टोर करने में एक कन्वेंशन जो फॉलो लिटिल एंडियन में ये कहता है कि जो लोअर एड्रेस में वो पार्ट स्टोर होगा जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट हो, और जो हायर एड्रेस उसके बाद वाला पार्ट जो होगा उसमें वो पार्ट स्टोर होगा जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हो। एग्जांपल्स है इंटेल प्रोसेसर्स और DEC अल्फ़ा। हमारे कुछ प्रोसेसर्स के एग्जांपल है जिनमें हमारा लिटिल एंडियन स्टोरेज का जो कन्वेंशन जो होता है ये फॉलो किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट इज़ फॉलोड फॉर आर्बिट्रेरी मल्टी बाइट डेटा। अब अगर मल्टी बाइट्स डेटा है हमारे पास, ये तो हमने बात करी एक पर्टिकुलर सिंगल बाइट की, हम काफ़ी सारे बाइट्स का डेटा है हमारे पास, तो उनको भी हमारा स्टोर करने के लिए हमारा ये सेम पर्टिकुलर कन्वेंशन फॉलो होगा। सेकंड है बिग एंडियन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इज स्टोर्ड एट लोअर एड्रेस फॉलोड बाय द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो मतलब ये है कि इस केस में बिल्कुल ये कह सकते हैं आप कि बिग एंडियन जो है तो एग्जैक्टली अपोजिट लिटिल एंडियन का। इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो होगा वो स्टोर होगा लोअर एड्रेस पे, एंड इट इज़ फॉलोड बाय द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो होगा वो हमारा हायर एड्रेस पे स्टोर होगा। एग्जांपल है IBM's 370 मेन फ्रेम्स, मोटोरोला माइक्रो प्रोसेसर्स एंड TCP/IP एटसेट्रा। एंड हियर ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट इज फॉलोड फॉर आर्बिट्रेरी मल्टी बाइट डेटा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये लिटिल एंडियन और बिग एंडियन का कन्वेंशन कैसे हम एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं। So represent the following 32-bit numbers in both little endian and big endian in memory from address 2000 onwards। इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक 32-bit नंबर दिया गया, ये आप देख रहे होंगे। इनको रिप्रेजेंट करना है हमें दोनों में, लिटिल एंडियन में भी और बिग एंडियन में भी। इसमें हमारा जो पहले पार्ट का जो भी एड्रेस जो होगा वो स्टार्ट होना चाहिए, कह रहे हैं 2000।
सो हमें पता है कि लिटिल एंडियन में वो पार्ट सबसे पहले मतलब लोअर एड्रेस पे वो स्टोर होता है जो कि हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट हो। तो यहाँ पे हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो ये वाला है। इसके बाद हमारा फिर ये पार्ट स्टोर होगा, फिर ये और फिर ये। इसका एग्जैक्टली अपोजिट हम कहें तो बिग एंडियन है। तो बिग एंडियन में लोअर एड्रेस पे वो स्टोर होगा जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब ये पार्ट। उसके बाद फिर ये और फिर ये लास्ट में ये पार्ट। मेमोरी एड्रेस बाय इंस्ट्रक्शंस। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर स्टोर्ड इन मेमोरी। हम सब जानते हैं जो भी हम प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं कंप्यूटर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो सब हमारे स्टोर होते हैं मेमोरी में। सो इन वन न्यूमन आर्किटेक्चर दे आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी। दो टाइप के हमारे आर्किटेक्चर्स होते हैं, एक होता है वॉन न्यूमन, दूसरा होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इन्हें भी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो होता है इसमें हमारा दोनों प्रोग्राम भी इंस्ट्रक्शन और डेटा, यह दोनों हमारे जो है दे आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी, वेयर एज इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर दे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरीज। ये ऐसा क्यों होता है और इसमें ऐसे क्या फंक्शनिंग होती है, इन सब को हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम 2 बेसिक ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। एक होता है लोड और दूसरा होता है स्टोर। सो फॉर लोडिंग द डेटा द कंटेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन इज रेड इनटू अ प्रोसेसर रजिस्टर। सो अगर हमें कोई डेटा को लोड करना है मेमोरी में, तो पहले जो कंटेंट जो होगा, मतलब जो डेटा जो होगा स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पे, उसको हम रीड कराएंगे प्रोसेसर रजिस्टर में। एग्जांपल देखिए, लोड R1 2000। इसका मतलब यही है कि 2000 जो हमारा मेमोरी एड्रेस है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो डेटा है उसको हम लोड करा दे R1 रजिस्टर में। यहाँ पे हम एक तरीके से रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। स्टोर द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर रजिस्टर इज रिटन इनटू अ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। इसमें हमारा जो कंटेंट जो भी प्रोसेसर रजिस्टर में स्पेसिफाई होगा प्रोसेसर के किसी भी रजिस्टर में, उसको हम राइट करेंगे, मतलब स्टोर कर देंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पर। ये दोनों हमारे बेसिक ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे जब हम एड्रेसिंग मोड्स को पढ़ेंगे तब आपको इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ने में पता चलेगा कि कैसे वर्क करते हैं दोनों बेसिक ऑपरेशंस। तो एक एग्जांपल देखते हैं अब हम कि हमारा लोड और स्टोर कैसे वर्क करेगा अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को हमें परफॉर्म करना है या एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूट s इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये कह रही है इसमें कि हमें a प्लस बी माइनस सी माइनस डी का रिज़ल्ट जो है उसे हमें s में स्टोर कराना है। इसमें बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोड करेंगे R1 में a की वैल्यू। उसका मतलब ये a में जो भी डेटा स्टोर है उससे हम लोड करेंगे R1 में। फिर हम लोड करेंगे, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे a की जगह b होना चाहिए, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोड करेंगे अब b की वैल्यू R2 में। बाद में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं a और b दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे R3 में R1 और R2। मतलब हम R3 में इनडायरेक्ट वे में कहे तो हम स्टोर करा रहे हैं a प्लस बी। अब ये हमारी वैल्यू तो R3 में स्टोर हो गई, तो अब हमारे R1 और R2 तो फ्री हो गए, इसलिए अब हम फिर से लोड करेंगे R1 में ही C की वैल्यू। फिर हम लोड करेंगे R2 में D की वैल्यू। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब लिखा है C माइनस डी, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 और R2 को, मतलब C और D को, उनका रिजल्ट स्टोर कराएंगे R4 में। इसका मतलब ये है कि R4 में हम स्टोर करा रहे हैं C माइनस डी। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनली हम R4 को R3 में से और रिज़ल्ट को स्टोर करा देंगे R3 में। मतलब a प्लस बी को, C माइनस डी को a प्लस बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिज़ल्ट स्टोर करा देंगे वापस हम R3 में। एंड आफ्टर दैट स्टोर द रिज़ल्ट बैक टू S। यहाँ पर रिज़ल्ट हमें मिल गया था R3 में, और R3 को हमें स्टोर कराना है S में, तो हम उसे स्टोर करा देंगे S में। तो आपने देखा कि कैसे हमारे ये माइक्रो ऑपरेशन जो लोड और स्टोर को परफॉर्म हुआ इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म या एग्जीक्यूट कराने में।
ऐड और सब यहाँ पे हमारे ALU ऑपरेशन थे। तो अब हम बात करेंगे मशीन असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज की। सो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं अगर जानते हो अच्छी बात है, आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। उनको नहीं पता है तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना कि मशीन लैंग्वेज कि वो लैंग्वेज होती है विच इज़ नेटिव टू अ प्रोसेसर। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर को जो काफ़ी इजीली जो समझ में आती है, वो लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज वो ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है हार्डवेयर से। मतलब अगर इस लैंग्वेज में हम कोई डेटा देते हैं सिस्टम को, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा हार्डवेयर। सो इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड, वंस एंड ज़ीरोज़। तो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट हम करते हैं वो दो बाइनरी डिजिट से करते हैं, यानी कि 1 और 0s। देखिए ये हमारा एग्जांपल है, ये मशीन लैंग्वेज में हमारा ये पर्टिकुलर एक 16 बिट एड्रेस जो लिखा हुआ है, ये मशीन लैंग्वेज में लिखा है। इस लैंग्वेज में एक डिसएडवांटेज ये है कि इस लैंग्वेज को अगर हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे नंबर्स को, इस नंबर के कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट हो सकते हैं आप कहें तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस को अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। इसलिए इनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराना हो या फिर हम कहें कि अगर हम ऐसी कोई लैंग्वेज में पहले इंस्ट्रक्शन दें जिसको बाद में हम कन्वर्ट कर ले इस लैंग्वेज में, तो कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अभी असेंबलर और कंपाइलर के बारे में। तभी देखते हैं दूसरी लैंग्वेज के बारे में, यानी कि असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इट इज़ अ लो लेवल सिम्बॉलिक वर्जन ऑफ मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि मशीन लैंग्वेज का ही एक टाइप का लो लेवल वर्जन है। इसका मतलब ये है थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है थोड़ा सा, एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। इट इज़ 1-to-1 correspondence with machine language. So pseudo instructions are used that are much more readable and easy to use. इसमें ऐसे pseudo instructions यूज़ होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रीडेबल और easy to use होते हैं। easy to use और आप इंस्ट्रक्शन को देखते ही समझ सकते हैं कि हम इस इंस्ट्रक्शन से ऐसा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। एग्जाम्पल है, मान लीजिए ऐड R1 LOC A। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि LOC इस इंस्ट्रक्शन में हम LOC A मतलब A के एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है उससे हम उस डेटा को हम R1 में जो डेटा स्टोर है उससे ऐड कराएंगे और बाद में उसको स्टोर कर देंगे R1 में। तो आपको देख के समझ में आ गया कि ये हम इस इंस्ट्रक्शन से क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है डेटा मच मोर रीडेबल एंड ईजी टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज वही लैंग्वेज होती है जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है हम C++, जावा, ये सब हमारी एक टाइप की हाई लेवल लैंग्वेजेस ही है। ये काफ़ी ज़्यादा रीडेबल होती है और ह्यूमन लैंग्वेज से काफ़ी क्लोज होती है, जिससे कि हम इनको आराम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू मशीन और असेंबली लैंग्वेज। सो अब हम देखते हैं कि असेंबलर और कंपाइलर्स क्या होते हैं। सो द असेंबलर इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। वो सॉफ्टवेयर जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, उसे हम कहते हैं असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसे ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में वो, और जिससे कि सिस्टम को समझ में आ जाए कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो काम हमारा असेंबलर करता है। कंपाइलर की बात करें वो क्या होता है कि इट ट्रांसलेट्स एन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज। अगर हम अपना इंस्ट्रक्शन जो है अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो कंपाइलर क्या करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा असेंबली लैंग्वेज में या फिर मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि वो काफ़ी ईजीली हमारे सिस्टम को समझ में आ जाए। द ट्रांसलेशन इज़ डन बाय द कंपाइलर डायरेक्टली। जो ट्रांसलेशन जो होता है कंपाइलर में, वो कंपाइलर डायरेक्टली करता है हमारा हाई लेवल टू असेंबली या फिर हाई लेवल टू मशीन। कंपाइलर फर्स्ट ट्रांसलेट्स टू असेंबली लैंग्वेज एंड देन द असेंबलर कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन कोड। हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव होते हैं, या तो हम कंपाइलर की मदद से डायरेक्टली हम कन्वर्ट करा ले उसे मशीन लैंग्वेज में, या फिर हम क्या करें कि हम पहले कंपाइलर को मदद से हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कराएं मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में,
फिर असेंबलर की मदद से हम असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट कराते हैं हम मशीन लैंग्वेज। द कंपाइलर और असेंबलर में रन ऑन द नेटिव मशीन और फॉर विच द टारगेट कोड इज बीइंग जनरेटेड और कैन बी रन ऑन अनदर मशीन। तो ये एक डायग्राम है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि असेंबलर और कंपाइलर एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव 1 की बात करें तो हम पहले हाई लेवल लैंग्वेज को हम दे रहे हैं कंपाइलर में, कंपाइलर से डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन कोड, ठीक। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिव 2 कह रहे हैं कि पहले हम क्या करें कि कंपाइलर में जो हाई लेवल लैंग्वेज हम का इनपुट दे रहे हैं उसे हम कन्वर्ट करा लें असेंबली लैंग्वेज में। फिर असेंबली लैंग्वेज को हम असेंबलर की मदद से हम कन्वर्ट करा लें मशीन कोड में। यहाँ पे एक एरो और होगा, आप इसको अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा कि असेंबली लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करा लें हम असेंबलर की मदद से मशीन कोड में। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव 2 है। ऑल्टरनेटिव 1 काफ़ी ज़्यादा सिंपल और डायरेक्ट था। ऑल्टरनेटिव 2 में हमारा एक स्टेप और बढ़ गया कि हम पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करा रहे हैं, उसके बाद हम मशीन कोड में जा रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे हम कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और जो हार्डवेयर यूज़ करता है वो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर वो एक प्रोग्राम है जो कि कंसिस्ट करता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो कि रिक्वायर करता है एक पर्टिकुलर यूज़र किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसका मतलब ये है कि अगर आप कैलकुलेटर मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेटर से आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कैलकुलेटर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर हुआ। कैसा सॉफ्टवेयर हुआ? हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। सो एग्जाम्पल इज़ अ प्रोग्राम टू सॉर्ट अ सेट ऑफ नंबर। यहाँ पे सॉर्ट होगा, सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग करना। प्रोग्राम टू सॉर्ट अ सेट ऑफ नंबर्स, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे हमारे टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ब्रॉडली अगर हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारी थिंकिंग से, तो हमारा वो सॉफ्टवेयर होगा। So broadly you can classify program software into 2 types: application software, which helps the user to solve a particular user level problem and may need system software for execution। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं अपनी कोई कैलकुलेशंस को आसान बनाने में, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एज वी आर नीडिंग दैट पर्टिकुलर कैलकुलेटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर यूज़र लेवल प्रॉब्लम। मोस्टली एक पर्टिकुलर यूज़र लेवल प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पा रहे हैं। ये नहीं है अगर हमें और कोई जैसे कि कैलकुलेशन के अलावा हमें और कोई, जैसे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए या फिर हमारी और कोई डेली लाइफ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, तो हमारे कैलकुलेटर परफॉर्म नहीं कर सकता, वो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर सकता। इसलिए वो कोई पर्टिकुलर यूज़र लेवल प्रॉब्लम परफॉर्म करेगा, ना कि बाकी की सब प्रॉब्लम्स। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं विच हेल्प द यूज़र टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सिस्टम सॉफ्टवेयर, a collection of programs that helps the user to create, analyze and run their programs। वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिसमें यूज़र अपने बनाए हुए और प्रोग्राम्स को रन करा सकता है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। अगर हम बात करें आपके जिस लैपटॉप की जिसमें मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ एक टाइप से, वो लैपटॉप भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में की वजह से ही वर्क कर रहा है। वो ना होता तो अभी मैं आपको ये सब शो ना कर पा रहा होता। इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, तो मैं हम बात करेंगे दोनों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिटेल में। पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर्स टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, हमने पढ़ा है। In most cases, application software resides on the computer's hard disk or removable storage media like DVD, USB drive, etc. अधिकतर केसेस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है या फिर ऐसी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया होती है जैसे कि DVD, USB ड्राइव, etc. टिपिकल एग्जांपल्स इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेज, कोई मैथमेटिकल पैकेजेस लाइक मैटलैब और मैथमेटिका, कोई भी एक सिंपल ऐप जो कि आप एक कैब को बुक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एन ऐप टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की हेल्थ को मॉनिटर करना।
वो हमारा एक टाइप से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि अगर हम आज की सिचुएशन में बात करें, कोविड की सिचुएशन में हम लोग आरोग्य सेतु ऐप जो है यूज़ करते हैं, तो वो हमारा एक टाइप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन करा गया है एक पर्टिकुलर यूज़र लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच हेल्प यूज़र रन अदर प्रोग्राम्स। हमने पढ़ा है पहले। टिपिकल ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड मैनेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड स्टोरिंग देम एज फाइल्स। जितने भी एप्लीकेशंस हम रन करा रहे हैं, जितनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हमने रन कराना है, उस सबको मैनेज करना और स्टोर करना फाइल्स के फॉर्म में, वो काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। काफ़ी सारी फाइल्स को मैनेज करना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करा के, वो काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। रनिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसर्स, इंटरनेट ब्राउज़र एट्सेट्रा, ये सब काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। हमारी इनपुट आउटपुट यूनिट्स को मैनेज करना, प्रोग्राम ट्रांसलेशन को करना, मतलब फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जेक्ट फॉर्म। मतलब वही होगा कि अगर हम अपना कोई भी एक प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो हमारा पहले सोर्स कोड हमने उसे जनरेट करा, उसके बाद हम उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब .exe फाइल अगर हम बना रहे हैं, तो हमारा वो कौन कन्वर्ट कर रहा है, वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर रहा है उसे फ्रॉम सोर्स फॉर्म टू ऑब्जेक्ट फॉर्म। हमने बनाया जो होगा वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन हम जो कन्वर्ट कर रहा है उसे, या फिर जिस सॉफ्टवेयर पे हम उसे रन कराएंगे, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा ये बात। सो सम वेरी कॉमनली यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने पहले ही बात करी इसके बारे में, जो कि हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, एक्सेट्रा। इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम दैट नेवर टर्मिनेट्स, the program continues running until either the machine is switched off or the user manually shuts down the machine। अगर हम इसके मतलब ये है कि अगर हम एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए अगर हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं अपने, तो या मोबाइल की बात भी करते हैं, तो अगर हमारा मोबाइल ऑन है, जब तक हमारा मोबाइल ऑन है तब तक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा हमारा वर्क कर रहा है। जब तक यूज़र अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को शट डाउन ना कर दे मैनुअली, तब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे, वो हमारा वर्क करना बंद नहीं करता है। इसके बाद के एग्जांपल्स है कंपाइलर एंड असेंबलर्स। हमने पढ़ा है कि कंपाइलर असेंबलर दोनों टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि एक सोर्स फॉर्म से ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर हमें किसी प्रोग्राम को, वहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो कंपाइलर और असेंबलर हमारे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिंकर्स और लोडर्स का भी ऐसे ही काम होता है। और एंड सम एडिटर्स एंड डिबगर्स आर ऑल्सो a part of system software। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने लेक्चर 4 के एंड में। हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि बाइट ऑर्डरिंग कन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं, बिग एंडियन, लो एंडियन, और साथ ही हमने सॉफ्टवेयर के टाइप्स देखे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और भी हमने पिछले लेक्चर से जुड़ी कुछ बातें हमने कुछ को रिकॉल करा हमने। सो मैं ये आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, हमसे ज़रूर पूछिए। और कोई फीडबैक हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई कंप्लेंट हो आपकी, वो हमसे कहिए, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।